तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हम लोगों का है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल का दोस्तों ये सीरीज नंबर 5 है। इससे पहले दोस्तों 4 सीरीज और आ चुके हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक वो 4 वीडियो विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाए। हमारे चैनल का नाम है द वे ऑफ स्टडी। इस चैनल पे जाएं और जाके विजिट करें। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह श्रृंखला है जिसका यह पार्ट 1 वीडियो है। और ये बिहार स्पेशल का वीडियो नंबर 5 है। तो बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की, तो कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कैसा था। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ताम्रपत्र की बात हो रही है। तो अगर ताम्रपत्र की बात करें तो ये क्या था, तो तांबे का पत्थर था होता था दोस्तों। तांबे का पत्थर पर अस्थायी रूप से लेख लिखा जाता था। अस्थायी रूप से लेख लिखने का जो काम होता था उसी को ताम्रपत्र लेख उस समय कहा जाता था। तो मुख्य रूप से उस समय चीन चाइना में ये चीजें हो रही थी मुख्य रूप से। और बात करें जब बिहार के राजाओं के संपर्क की, तो वो उस समय जावा और सुमित्रा से उनका संपर्क था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ताम्र पत्र की अगर दोस्तों बात आएगी तो अगर चाइना ऑप्शन में रहेगा तो चीन भी आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। और अंगुत्तर निकाय की अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या था, तो ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ था। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये अंगुत्तर निकाय क्या था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ था ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। चलिए बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से करना है। बात करें दोस्तों ईसा पूर्व 6ठी सदी की, तो इसमें जो सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो उभर के आया था वो वैशाली आया था। और वैशाली को जो स्थापित किया था, वो किसने स्थापित किया था, तो वो लिच्छवी। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वे लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है वो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो वो थे विशाखदत्त। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 5, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, प्रशासन की बात हो रही है। और इंडिका के अगर लेखक की बात करें तो इंडिका को किसने लिखा था, तो इसको लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक को लिखा गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो दक्कन की विजय की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणी में विभाजित किया गया था। अब वो श्रेणी कौन कौन सी है, तो दोस्तों वो 7 जो श्रेणियां हैं, वो पहले श्रेणी की अगर बात करें तो वो दार्शनिक, दूसरा में कृषक, तीसरा में पशुपालक, चौथा में कारीगर, पांचवा में योद्धा, छठा में निरीक्षक और सातवां में सभासद। ये 7 श्रेणी में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो कह रहा है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों, तो इसको किसने बनवाया था, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो इसके गुप्त शासक थे कुमार गुप्त प्रथम।
कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज़ और हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ कि इसको तबाह कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों इसको तबाह कर दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल जो था एक गणतंत्र था। अगर बात करें मल इसकी राजधानी की, तो मल की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कुशावती थी। अगर दोस्तों वत्स की राजधानी की अगर बात करें, तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। चेदी की अगर बात करें, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। और अगर अंक की बात करें, तो अंक की राजधानी दोस्तों चंपा थी। ये राजधानी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग राजधानी भी ऑप्शन के हिसाब से करते चलेंगे। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 630 ईस्वी में। दोस्तों युआन चुआंग का जो एक नाम है जो कि फेमस है, वो है हेनसांग। युआन चुआंग का नाम ही दोस्तों हेनसांग है, और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और भारत आने का जो इनका क्रम था वो था 630 से 645 ईस्वी। और कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो ये 15 वर्ष तक भारत में रहे। हेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहे, और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है सी यू की। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये जो हेनसांग थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? तो वो महायान शाखा से संबंधित थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगर अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघमित्रा, जो कि इनकी पुत्री थी। संघमित्रा इनकी पुत्री थी, और इन्होंने अपना एक पुत्र को भी भेजा था, जिनका नाम क्या था? तो इनका नाम था महेंद्र। यानी अपनी पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग इनके राज्यकाल में भारत आए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग बात कर चुके हैं हेनसांग के बारे में। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन का ये श्रृंखला है, जो कि आप इसको लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ हमारे हमारा चैनल का नाम है द वे ऑफ स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेकर आए, और जिससे आपका सिलेक्शन और आसानी से हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। यह भी दोस्तों बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के पर आधारित है बिहार की आर्थिक समृद्धि। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये हाल ही के बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 2020 बीपीएससी 66वां में पूछा गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा, मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी राजगिरी।
या उसको उस समय गिरिब्रज भी बोला जाता था, गिरिब्रज भी बोला जाता था, जो वर्तमान में अभी उसको राजगीर बोला जाता है, वर्तमान में राजगीर बोला जाता है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। लेकिन मगध की जो राजगिरी, ये प्रथम राजधानी, यहाँ पे प्रथम राजधानी की बात हो रही है, तो ये राजगिरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रथम राजधानी नहीं होता, प्रथम अगर नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाता, आंसर हम लोग यहाँ पे पाटलिपुत्रा को टिक कर सकते थे, क्योंकि मगध की जो सेकंड राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्रा बनी थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति, यानी नवपाषाण काल के पुरा स्थल वहां से चिरांद से मिले हैं, बिहार के चिरांद से। बात करें चिरांद दोस्तों बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चिरांद जो है वह सारण जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 17, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र इसके प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। अगर बात करें कि यह प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, तो यह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये आपको ध्यान में रखना है। और जगह कौन सी थी, तो वो पाटलिपुत्र में थी, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो इतना पॉइंट इस पहले प्रश्न में बनते हैं। दूसरे अगर दोस्तों अगर दूसरे जैन संगीति की बात करें, तो दूसरे जैन संगीति हुआ था गुप्त काल के शासनकाल में। गुप्त काल के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो मथुरा में हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछता है। और तीसरे की अगर बात करें, तो तीसरा हुआ था, ये भी गुप्त काल के शासन में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है, ये यहाँ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले, और ये दूसरा, और ये तीसरा। अगर पहले की बात करें, तो पहले के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासनकाल में हुआ था। दूसरे में गुप्त काल के शासनकाल में मथुरा में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर्ज, अध्यक्ष थे आर्ज अस्कंदिल, इसके अध्यक्ष थे दूसरे वाले के। और तीसरे वाले जो वल्लभी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा शरवण इसके अध्यक्ष थे। क्षमा शरवण तीसरे जैन संगीति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र में जो स्थानांतरित की थी वो उदयीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजगीर में बात करें तो कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय जो शासक थे वह कौन थे, तो उस समय शासक थे अजात शत्रु, अजात शत्रु थे। और अध्यक्ष की अगर बात करें, तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पाटलिपुत्रा की अगर बात करें, तो यहाँ पे तीसरा हुआ था, पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने कराया था दोस्तों, तो यह बहुत ही फेमस है, अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र गोसाल, मोगलीपुत्र गोसाल इसके अध्यक्ष थे। अगर वैशाली की बात करें, तो वैशाली में दूसरा हुआ था, दूसरा वाला वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबकामी, सबकामी इसके अध्यक्ष थे। और चौथा जो दोस्तों हुआ था, चौथा हुआ था कुंडलवन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। और इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, वसुमित्र। और ये कब हुआ था चौथा दोस्तों, तो 72 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है,
उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यह बिहार में स्थित है। और बात करें उदंतपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना दोस्तों 7वीं शताब्दी में अगर बात करें तो पाल सम्राट थे, पाल सम्राट गोपाल के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, पाल सम्राट गोपाल ने उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना बिहार में किए थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1193 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 22, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र की अगर संस्थापक की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और ये आंकड़े वाले सवाल आपके बीपीएससी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्थाल जो है इसकी संख्या ज़्यादा है। बात करें अगर राज्यों में कि इसका कुल अनुसूचित जनजाति का कितना संस्थाल की जनजाति है, तो बिहार में दोस्तों कुल जो संस्थाल की जनजाति है अनुसूचित जनजाति का वो 48.5% है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है उरांव जनजाति, उरांव। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है खरवार। ये आपको ध्यान में रखना है। संस्थाल की अगर दोस्तों बात करें तो इसका जो जिला है वो कौन सा है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बांका, उसके बाद जमुई, उसके बाद बात करें तो किशनगंज, ये इसका मुख्य रूप से जिला है। अगर उरांव की बात करें तो उरांव का जो मुख्य रूप से जिला है वो है सुपौल में उरांव जनजाति पाया जाता है मुख्य रूप से। खरवार की अगर दोस्तों बात करें तो खरवार जो है वह भोजपुर और कैमूर भभुआ, ये खरवार पाया जाता है। दोस्तों अगर मुंडा की बात करें तो मुंडा जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो कटिहार में पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गोंड की अगर बात करें तो गोंड दोस्तों भागलपुर और सिवान, ये गोंड पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो सबसे बड़ी बिहार में अनुसूचित जनजाति है एसटी, वो संस्थाल जनजाति की है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बिहार का जो स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वह भारत में तीसरा स्थान है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 26, केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों केसरिया की तो यह कहाँ स्थित है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह चंपारण में स्थित है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंपारण में और गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसको बौद्ध तीर्थ स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थल केसरिया को माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 27, कुम्हरार स्थल संबंधित है किस प्राचीन जगह से? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कुम्हरार पटना में स्थित है, यानी पाटलिपुत्रा से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कुम्हरार की तो यहाँ मौर्यकालीन पुरातत्व अवशेषों के लिए जाना जाता है। मौर्यकालीन, ये आपको ध्यान में रखना है। मौर्यकालीन अवशेष के लिए कुम्हरार को जाना जाता है। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है 80 स्तंभ वाले हॉल, 80 स्तंभ वाले हॉल। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कुम्हरार के स्थल से मिला है। साथ ही साथ इसमें बात करें तो अजात शत्रु, उसके बाद बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बात करें तो अशोक, तीनों के राजधानी होने की यहाँ से पुष्टि हुई है कुम्हरार यानी पाटलिपुत्रा से। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है
चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका फैक्ट अगर देखा जाए तो जो किताब में दिया है वो दिया है 673 से 692 ईस्वी के बीच में इत सिंह भारत में रहे थे, जिसमें नालंदा में शिक्षा ग्रहण किए थे। तो बिहार की भ्रमण की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 673 ईस्वी। लेकिन इसमें ऑप्शन 673 नहीं दिया है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी दिया है 670 दिया है, लेकिन बुक में 673 से 692 इत सिंह का काल दिया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी सर्वप्रथम बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। और पाटलिपुत्र को जो स्थानांतरित किया था राजधानी, दोस्तों अगर बात करें स्थानांतरित की बात अगर हो स्थानांतरित की तो स्थानांतरित किया गया था उदयीन के द्वारा। लेकिन जब जो जिसने राजधानी घोषित किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। और मगध साम्राज्य में कौन प्रथम था, तो वो था दोस्तों हर्यक वंश। आपको ध्यान में होगा हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार उसके संस्थापक थे। बात करें डेट की तो 544 से 492 ईसा पूर्व। ये आपको डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों अशोक के जो साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किया गया था। किसके द्वारा, तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो विध्वंस किया था वो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा विध्वंस किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए मुसलमान यानी कौन, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको विनाश किया गया था। और कब किया गया था, 1193 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो पाटलिपुत्र बसाने की अगर दोस्तों बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा की बात हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिकंदर के जो समकालीन थे वो थे घनानंद नंद वंश के राजा। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 37 मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। अगर दोस्तों बात करें इसके कि प्रथम मगध का जो प्रथम राजवंश था उसके बारे में अगर बात करें तो प्रथम कौन था, तो प्रथम था हर्यक वंश। उसके बाद अगर बात करें तो शिशुनाग वंश। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो नंद वंश। उसके बाद बात करें तो मौर्य वंश। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो शुंग वंश। उसके बाद अगर बात करें तो कण्व। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो सतवाहन। और ये सतवाहन के बाद दोस्तों जो मुख्य रूप से जो फेमस वंश की स्थापना हुई थी वो हुई थी गुप्त वंश की। तो इस तरह से जो मगध का जो शासक रहा वो पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश, इतने राजवंशों की वहाँ शासन हुई। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 39
कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पुराना राजकुल की बात हो रही है तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश सबसे पुराना राजकुल था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। तो अशोक की महानता मुख्यतः थी। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बंधुत्व ये अशोक की महानता थी और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और पटना का जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्रा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। तो हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों जो हर्यक वंश थी उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। तो अशोक किस राजवंश से संबंधित था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो अशोक का जो राजवंश था वो था मौर्य वंश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 45। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था। तो हम लोग दोस्तों वहां पे राजवंश देख चुके हैं। मौर्य के बाद जो सत्ता में आया था वो था शुंग वंश। शुंग वंश उसके बाद सत्ता में आया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 46। तो कह रहा है चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नव पाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिले हैं। और चिरांत किस जिले में स्थित है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारण जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 47 की। तो पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मगध की दूसरी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्रा थी। अगर मगध की प्रथम राजधानी की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राजगीर या गिरिब्रज उस समय बोला जाता था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 48। अवंती राज की राजधानी क्या थी। तो अवंती की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कलिंग पर। और कब किया गया था, तो 261 ईसा पूर्व। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 269 ईसा पूर्व। तो अगर बात करें राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 8 वर्ष बाद। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इस तरह से इसमें 50 प्रश्न थे और इसका अगला पार्ट 50 और प्रश्न का आएगा जो कि इसका अगला वीडियो होगा बिहार स्पेशल का वीडियो नंबर 6। तो इसीलिए ऐसे ही प्रश्नों के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को द वे ऑफ स्टडी चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को प्यार दे, एक लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है द वे ऑफ स्टडी नाम से। इस चैनल को आप ज्वाइन कर ले। यहाँ से आपको इस वीडियो का जो सोल्यूशन है उस पीडीएफ सहित आपको उसमें क्वेश्चन सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।